टॉर्क एंड एंगुलर रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन ये देखिएगा, इसमें जो है ना, सबसे पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला देख लीजिए। हमने देखा था कि टॉर्क जो है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये तो टॉर्क का रिलेशन हो गया। दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है ना, इस इक्वेशन नंबर 2 को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये हो गया डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। फिर क्या करना है कि जब यहाँ पर कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा होता है, कोई भी दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट हो रहा होता है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन का। अब प्रोडक्ट जो हो रहा है वो प्रोडक्ट चाहे वेक्टर चाहे आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो चाहे डॉट प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पर तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये तो डी एल बाई डी टी इधर तो एज इट इज रहेगा, डी एल वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले इसका डिफरेंशियल डी आर वेक्टर बाई डी टी, पहले इसका डिफरेंशियल, फिर क्रॉस पी वेक्टर प्लस, फिर क्या करेंगे आर वेक्टर एज इट इज, मतलब पहले इसका डिफरेंशियल करा और ये एज इट इज, फिर आर वेक्टर एज इट इज और क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी, डी पी वेक्टर बाई डी टी। अच्छा, अब डी, ये जो आर है, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, तो इसकी जगह तो लिख देंगे वी वेक्टर डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया वी वेक्टर, ठीक, और क्रॉस पी वेक्टर एज इट इज प्लस ये आर वेक्टर एज इट इज और डी पी वेक्टर बाई डी टी। और डी पी वेक्टर बाई डी टी जो है इसको आप क्या लिखें, इसको ऐसे लिख दीजिए डी बाई डी टी, और ये जो पी वेक्टर है ना ये है हमारा लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, एम वी वेक्टर, एम वी वेक्टर ये बोलेंगे। तो यहाँ क्या करना होगा, डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बल्कि एक काम करिए इसको ऐसे लिखें, वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोल दूँ इसको, क्रॉस एफ वेक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमको मालूम है कि जब मैं m को अगर मान लीजिए मैं बाहर ले लेता हूँ, m तो कांस्टेंट है, तो m को बाहर ले लेंगे तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा a, और m टू a क्या हो जाएगा फोर्स, ठीक है। और वैसे भी आप ये भी देखते हैं कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वही हमारा फोर्स होता है, तो मैं उसको सीधा सीधा भी एफ वेक्टर लिख सकता हूँ। यहाँ पर m कांस्टेंट है, यहाँ पर m कांस्टेंट है, तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको मैं जीरो बोल सकता हूँ, प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसको जीरो क्यों बोला? क्योंकि अगर किसी भी वेक्टर का कांस्टेंट को तो भूल जाइए, कांस्टेंट तो अगर किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट का सिर्फ रोल इतना है कि उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा करना। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो रिजल्ट आता है जीरो। किसी भी वेक्टर का उसी सेम वेक्टर के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए अंतर सिर्फ क्या है कि इस वेक्टर के साथ में एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी उसी सेम वेक्टर के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए, भले ही उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है। तो इसलिए ये तो आपका जीरो हो गया। इधर बचा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है, टाउ है। तो dn वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। तो ये रिलेशन हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ये हो गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें। यस सर। चलिए ठीक है। फिर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। अब ये एरियल वेलोसिटी क्या है, ये देखना है जरा। AREAL, एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये 3 डायमेंशनल प्लेन हम बनाएंगे। एक्स एक्सेस आगे की तरफ, वाई एक्सेस इधर और जेड एक्सेस इधर, ये हो गया। अब इसमें हमने ये कहा कि यहाँ पर ओरिजिन है और इस तरफ एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये हो गया जी आर वेक्टर। उसके बाद हमने ये कहा कि इस पार्टिकल को पॉइंट P से उठाकर हम पॉइंट Q तक ले गए। पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले गए इस पार्टिकल को, ठीक। तो मैंने कहा कि भाई अब ओरिजिन से आप पॉइंट Q को ज्वाइन करिए, मतलब पहले तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हुआ, फिर पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर देखेंगे। तो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, अगर दो पोजीशन वेक्टर्स में डिफरेंस निकालते हैं तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर में से अगर आर वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें तो केवल डेल्टा आर वेक्टर बचेगा। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है ये हमारा हो गया डेल्टा आर वेक्टर, ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर, ठीक। अब देखिएगा कि यहाँ पर कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग इन द xy प्लेन। तो एक पार्टिकल है जो कि इस xy प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, मतलब ये xy प्लेन इसी में रोटेट कर रहा है। Let r vector and r vector plus delta r vector be the position vectors of the particle at instants t and t plus delta t respectively। तो instant t पर उसका position vector r vector था और t plus delta t पर उसका position vector था r vector plus delta r vector, ये था। If v vector is the velocity of the particle at point p, अगर point p पर उस particle की velocity v vector है, then the small displacement covered in time delta t may be expressed as, हमने कहा कि अगर यहाँ पर उसकी जो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर है, ठीक है। तो उसका पोजीशन वेक्टर तो हमारे पास है। तो v वेक्टर कैसे निकाला, मतलब आप अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है v वेक्टर। तो v वेक्टर क्या आ गया, dr वेक्टर बाई dt, ठीक है। अब चाहे आप dr बोलो उसको, चाहे डेल्टा r बोलो, एक ही बात है। तो हमने क्या कहा कि v वेक्टर इज इक्वल टू, हमने बोला डेल्टा r वेक्टर बाई dt, डेल्टा t। डेल्टा टी को इधर ले जाइए, तो डेल्टा आर वेक्टर कितना हो गया, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डेल्टा टी। वी वेक्टर डेल्टा टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऑन कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम OPQR वी गेट, हमने एक पैरेललोग्राम जो है ये OPQ और R, यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम ऐसे ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए इसी में आप डायग्राम में देखिएगा कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ इसके पैरेलल, और इस वाले पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो
ये हो गया आर, इस वाले पॉइंट को आर बोल दिया। तो हमने कहा कि हमने ओ पी क्यू आर अगर पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि on completing the parallelogram OPQR we get OR vector is equal to PQ vector, OR vector is equal to PQ vector। ये हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली कितना भी शिफ्ट करिए तो वो वेक्टर सेम रहता है। तो ये जो PQ वेक्टर है ये क्या है, डेल्टा आर वेक्टर। अगर आपने इसको इधर शिफ्ट करा तो ये OR वेक्टर और PQ वेक्टर एक ही बात है, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। तो ये दोनों के दोनों किसके बराबर हो गए, ये हो गए डेल्टा आर वेक्टर के बराबर। अब देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPQR, OPQR इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर निकालें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR, हम पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, हम यहाँ पर जब भी कभी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे होते हैं ना, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर तो इधर है ए वेक्टर और एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दे रखा है। तो बी वेक्टर से मैंने ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और ए वेक्टर से मैंने बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर जो मैग्नीट्यूड आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वो मेरे को क्या दे देता है, वो इस पैरेललोग्राम का एरिया दे देता है, ठीक है। तो अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूँ तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गई, इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस पैरेललोग्राम का एरिया ही आएगा। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये जो आर वेक्टर है और ये जो डेल्टा आर वेक्टर है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स ही तो हैं। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पूरे इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, क्लियर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। अब अगर कोई कहेगा नहीं अब इसका बताओ, आप OPQ का बताओ, मतलब इसके आगे का बताओ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ का जब एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम का डायगोनल ही तो है, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, ये तो इस पैरेललोग्राम का एरिया है, आप इसका हाफ कर दो, बस हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। यहाँ तक समझ गए कि नहीं भाई, ऑनलाइन वाले बता दें प्लीज। यस सर। ठीक है, गरिमा, अक्षत, न्यासा क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? हाँ? अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा तो डेल्टा ए वेक्टर, सो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू, डेल्टा ए वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा उसको हमने एरिया वेक्टर बोल दिया, उसको हमने एरिया वेक्टर बोल दिया, क्योंकि आर वेक्टर क्या हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और डेल्टा आर के आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये जो एरिया बनाया ना इन दोनों की हेल्प से, तो इसको एरिया वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको बोला डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। हमने अभी अभी निकाला, डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, वी वेक्टर डेल्टा टी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा आर वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया वी वेक्टर डेल्टा टी, ठीक, ये हो गया। इफ पी वेक्टर इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, अगर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर है तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से वी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर अपॉन एम, वी वेक्टर हो जाएगा पी वेक्टर अपॉन एम, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2
ये हो गया। Therefore delta A vector is equal to half r vector क्रॉस v वेक्टर की जगह ये रख दीजिए p वेक्टर अपॉन m डेल्टा t। ठीक है, तो हमने v वेक्टर की जगह ये वैल्यू डाल दी इसमें डेल्टा a वेक्टर में। उसके बाद देखिएगा हम निकालना चाहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो एरिया वेक्टर को अगर टाइम से डिवाइड करें तो उसी को एरियल वेलोसिटी बोल देते हैं। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया की वेलोसिटी। एरिया का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए मैं इसकी मोबाइल फ़ोन की बात करने लगूँ तो मोबाइल फ़ोन का जो ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आ रहा है, ये तो एरिया वेक्टर हो गया। और ये एरिया अगर इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा सीधा फ्लैट पूरा एरिया दिखना चाहिए, वो अगर ऐसे बढ़ रहा है तो हम उसको एरियल वेलोसिटी बोल देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमने कहा कि इसको दोनों तरफ हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन एम डेल्टा टी। तो कांस्टेंट है डेल्टा टी और इधर भी कांस्टेंट है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से तो डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया और ये एम कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया। डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा है m, तो 1/2 m ये अलग हो गया r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये हो गया एंगुलर मोमेंटम यानी कि l वेक्टर अपॉन 2l, l वेक्टर अपॉन 2l। हमें प्रूव क्या करना था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। ठीक, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या हो गया L वेक्टर इज इक्वल टू 2m इनटू डेल्टा A वेक्टर अपॉन डेल्टा T, 2m इनटू डेल्टा A वेक्टर अपॉन डेल्टा T। सो angular momentum of a particle is equal to twice the product of its mass and areal velocity, where delta A upon delta T is the area swept out by the position vector per unit time and is called the areal velocity of the particle। ठीक है, इसके बाद जो है पेज नंबर 29 पर आपका एक कैपरल्स लॉ वाला है और 30 पर एक दो क्वेश्चन है। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिर्फ डेफिनेशन और फॉर्मूले करने, ठीक है, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूंगा कि कैसे होने हैं। मतलब आप समझ लीजिए शायद 2 क्लास और चाहिए मेरे को, 2 क्लास में चैप्टर आपका खत्म, फिर मैं नेक्स्ट ग्रेविटेशन करा दूँगा स्टार्ट। ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, यहाँ वालों को तो पता है, ऑनलाइन वालों को बता देता हूँ कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और कोचिंग सेंटर को ही लेकर थी कि मतलब आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट्स के, तो उसी के लिए नीचे गए थे। इसी वजह से आज आपकी क्लास इफेक्टिवली होनी पाई। ठीक है, बाकी कल से सब स्मूथ ही चलेगा। चलिए जी, ओके।